डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, पहले जो स्टडी की गई उसमें हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। और ये जो काम था ये 1900 से पहले हुआ, मतलब 1886 में प्रोटॉन के बारे में पता चल रहा है, उसी के करीब करीब जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल रहा है। तो उसके बाद यही समझा गया कि एटम के अंदर ये दो ही चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन ये 1920 तक ये रहा। 1920 तक यही जानना जाता रहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। लेकिन 1920 में ये पेशीन गोई की गई, ये प्रेडिक्ट किया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ एटम के अंदर मौजूद होता है। वो कैसे होता है इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। बैग पकड़ेंगे, ये देखें, ये एक बैग है, इस पूरे का हम वजन कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस पूरे का वजन है 10 किलो। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जितनी चीजें हैं उनको अलग अलग निकालते हैं, हर एक का वजन करते जाते हैं, फिर खाली बैग का वजन भी करते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी मिस नहीं करते। फिर जब सारी चीजों का वजन लेके बैग समेत अलग अलग करके वजन लेके उसको टोटल करते हैं तो इसका वजन बनता है, सपोज करते हैं 9 किलो, 9 kg। अब पूरे का पूरा ओवरऑल बगैर खोले करते हैं तो 10 kg, चीजें निकाल के अलग अलग करते हैं तो 9 kg। इससे क्या पता चला, 1 kg का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर कुछ और भी है जो हमारी कैलकुलेशन में नहीं है। जब हम उसको अलग अलग कर रहे थे तो वो कैलकुलेशन में नहीं है, लेकिन कुछ है जरूर। यही चीज एटम के बारे में भी देखी गई कि एक एटम का मास होता है, मिसाल के तौर पर किसी का मास 20 है, हम कहते हैं जी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतने हैं, प्रोटॉन इतने हैं। अब एटम है ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बना हुआ, तो फिर जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके मास को प्लस किया जाए तो एटम के मास के बराबर होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन हुआ क्या कि जब एटम का मास ओवरऑल देखते हैं तो ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल है उन सब के मास को प्लस करके कैलकुलेट करते हैं तो वो कम आता है। तो ये प्रेडिक्शन दी गई, ये पेशीन गोई की गई कि एटम के अंदर कुछ और भी मौजूद है जिसका अभी तक हमें पता नहीं चला। फिर ये काम 1932 में जेम्स चैडविक ने किया। किसने? इसने बताया कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते बल्कि न्यूट्रॉन भी होते हैं। और ये काम उसने कुछ रिएक्शन करवाए, उससे उसने इस बात को प्रूव भी किया, साबित भी किया। जैसे आप अपनी बुक में देखें तो यहाँ एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि आप हीलियम, अल्फा पार्टिकल्स इसको बोलते हैं, इसको आप बेरिलियम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हीलियम, अल्फा ज़रात इनको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जब आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ? बेरिलियम के साथ। 9 उसका मास नंबर होता है, 4 उसका एटॉमिक नंबर है। इससे जो प्रोडक्ट बना वो कार्बन बना 6, 12
और साथ उसमें से कुछ रेडिएशन निकली, कुछ पार्टिकल्स निकले, एमिट हुए, उनको उसने ये कहा जी ये हैं न्यूट्रॉन्स। अब एक चीज तो यहां से आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि आम तौर पे जो आप रिएक्शन पढ़ते हैं वो ये होते हैं कि जो एलिमेंट इधर हो इधर भी वही हो। लेकिन यहाँ पे बड़ा अजीब मामला हुआ है कि मिलाम हीलियम रहे, बेरिलियम रहे, बन कार्बन रहे। आमतौर पे तो रिएक्टेंट में भी कार्बन होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन है जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। बेटा ये आम हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनसे ये डिफरेंट होते हैं। आम जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि एलिमेंट चेंज नहीं होता, एलिमेंट की नेचर वही रहती है। हाँ ये है कि पहले वो किसी और फॉर्म में होता है, बाद में किसी और फॉर्म में होगा। मसलन हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कार्बन पहले कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में होता है, जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो वही कार्बन अब ग्लूकोज की शक्ल में आ गया, लेकिन रहता कार्बन ही है। लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, इनमें वो एलिमेंट अपनी नेचर ही खो देते, उससे कोई नया एलिमेंट बन जाता है, और ऐसे रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाते हैं। ये दो बड़े वास्ट फील्ड हैं, केमिस्ट्री में भी इनको पढ़ा जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, एक अलग से ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक जो है वसी इसके अंदर नॉलेज मौजूद है। अब इस रिएक्शन से उसने ये साबित किया कि इसमें ये जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है एक्चुअली ये न्यूट्रॉन है, ये भी एटम के अंदर थे तो निकले। एटम से कोई चीज़ निकल रही है, जैसे कैथोड रेज निकल रही थी या उससे पॉजिटिव रेज बन रही थी, तो वो एटम के अंदर ही थी ना, तो ये भी उसके अंदर है और ये उसमें से निकलते। फिर क्या था, इसकी स्टडी की गई, इसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से बात कि न्यूट्रॉन जो है वो कैसे हैं। ठीक है, ये जो रेडिएशन निकलती हैं ये किस किस्म की हैं। मसलन इसमें यह बताया गया कि ये न्यूट्रल होते हैं। पहले जितनी दोनों हमने पढ़े, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। दूसरा, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, ये अंदर तक घुस जाते हैं, ये न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं, आयोनाइज नहीं करते। ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आयोनाइज नहीं करते, बल्कि न्यूक्लियस को ही तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे आगे कुछ रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसके कि ये उसको उसके ब्रेक डाउन कर रहे। फिर ये होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और अगर ये टूटता है तो इससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं, मतलब ये उनसे ज़्यादा हैवी होता है। एक न्यूट्रॉन टूटेगा तो उससे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और कुछ रेडिएशन छोटे पार्टिकल न्यूट्रिनो वगैरह भी बनते। ये एक इक्वेशन भी लिखी हुई है आपकी बुक में, इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ में ये बताया हुआ है कि एक न्यूट्रॉन है, वो टूट के क्या बना रहा है, एक प्रोटॉन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो बन रहा है। तीसरे पॉइंट में बताया हुआ है, दूसरे में कि ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। तीसरे में बताया हुआ है इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। चौथे में बताया हुआ है कि ये प्रोटॉन को एक्सपेल कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब एटॉमिक बॉम्ब के बारे में सुना है तो उसमें ये इसी किस्म की रेडिएशन, न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन भी निकलती हैं। तो ये जिसके साथ, जिस मटेरियल के साथ टकराएंगे उसको वो तोड़ देंगे, उसके प्रोटॉन को निकाल देंगे, उसके न्यूक्लियस को ब्रेक कर देंगे। तो ये इनकी पावर होती है न्यूट्रॉन की। अब आगे जो फिफ्थ पॉइंट के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, दो टर्म इस्तेमाल हुई हैं, फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन एंड
ये जो टर्म इस्तेमाल हुई है ये उनकी एनर्जी के लिहाज से। फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं विद एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर न्यूट्रॉन, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी की यूनिट है जिसके साथ वो मूव कर रहे हैं, तो अगर इतनी या इससे ज़्यादा एनर्जी वाले हैं तो वो फास्ट न्यूट्रॉन कहलाते हैं, और अगर 1 लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फिर वो स्लो न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ये एक्चुअली ये सिर्फ ये नहीं है कि ये तबाही फैलाते हैं, बल्कि आज हम इनको अपने यूजफुल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली पैदा की जा रही, क्योंकि एक ये जो रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा, और उस एनर्जी से फिर स्टीम वगैरह बना के या जैसे भी उन्होंने वो इंजीनियरिंग का काम करके उससे बिजली पैदा की जा रही है। अब उस बिजली पैदा करने के लिए इसके ये मुसलसल रिएक्शन करवाने पड़ते हैं, और रिएक्शन करवाने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन की निस्बत जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इनको कंट्रोल करना, इनको हैंडल करना जो है वो ईजी होता है। ठीक है, ये चंद बातें जो है इसके बारे में बताई हुई। इसके बाद और भी न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने हों तो इन न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, जिससे मज़ीद न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो वो बताए हुए हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें तो उससे बोरोन बना है और साथ में अल्फा पार्टिकल्स बने, रेडिएशन जो है वो एमिट हुई है। इसी तरह कॉपर के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई तो वो उससे भी रेडिएशन निकली, जो कि मज़ीद कॉपर जो है वो उसमें से बीटा रेडिएशन निकली, तो वो जिंक में बदल गया है, एक प्रोटॉन नंबर उसका बढ़ा है। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स दिए गए हैं कोशिश करें इन सभी को याद करें। जो जो बातें मैंने बताई हैं उनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी देखना है। ये वाली वैल्यू MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये डीके वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई मुख्तलिफ जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो, कोई पूछना चाहते हैं? चलिए जी, थैंक यू मैम।